नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम। आपकी अपनी आवाज में हूँ आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हर बार होते हैं हमारे साथ कुछ खास मेहमान। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ललिता गौरव जी, योगा टीचर, साथ ही हैं उनके हस्बैंड डॉक्टर गौरव जैन जी। सर और मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में योगा वैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब जिनका कई बार हल दवाइयों से नहीं होता, मुझे लगता है उनका हल योगा से होता है। और आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं योगा से रिलेटेड। तो सर मैम, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं और ये सभी लोग चाहते हैं कि टाइम अपना यूटिलाइज करें, ऐसे में मैं जानना चाहूंगी, आप लोग योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स लेकर आए हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं? 4 अप्रैल को हमारा योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि देश के सबसे रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस में से व्यासा जिसे कहते हैं, बेंगलुरु के योगा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से इसका एक्नॉलेजमेंट है। सर्टिफिकेट से लेकर के वहीं से होगा, तो उसका हमारे पास फ्रेंचाइजी है, तो वो कोर्स हम 300 आवर्स का लेके आए हुए हैं। इसकी बेनिफिट्स अगर आप पूछेंगे तो मेरे से, तो मैं अपनी बेटी जो 16 साल की है उसको भी करा रही हूँ। 10वीं पास कोई भी व्यक्ति इसको करना चाहिए, हर कोई बच्चे को करना चाहिए, हर कोई बूढ़े को करना चाहिए, हर कोई महिला को करना चाहिए जी। ना कि ये कोर्स है इस वजह से मैं ये कह रही हूँ, मगर ये कोर्स सिर्फ आपके शारीरिक व्यायाम सीखने के लिए या मन को शांत करना है, ये सब बेनिफिट्स तो आमतौर पर सबको मालूम रहता है जी। मगर ये कोर्स ऐसा डिजाइन्ड है, व्यासा का, इसका श्रेय व्यासा को पूरा जाता है। ऐसा डिजाइन्ड है कि इंसान अगर एक भारतवर्ष में है, अपने देश के बारे में उसको प्रेम है, प्रीति है, तो ये कोर्स करके उसको देश के प्रति जागरूकता, देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरा, वह व्यक्ति अपने आप को स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा की तरह एक रोल मॉडल बनने की उसके अंदर एक आध्यात्मिकता भी जागरूक होगा, और समाज के प्रति कितना समर्पित होना है, स्वयं के अपने कार्यों से समाज को कितना हम बेनिफिट दे सकते हैं, बेटरमेंट दे सकते हैं, इसके लिए वो युवक सोचने लगेगा। तो हर कोई युवक को, हर कोई बूढ़े को, हर कोई महिला, हर कोई पुरुष को ये करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये है। जैसे कि कई बार हम कोई कोर्स सीखते हैं तो दिमाग में एक प्रश्न होता है कि सीखने के बाद क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसमें रोजगार की संभावनाएं भी देखते हैं। तो मैं यही जानना चाहूंगी, आफ्टर मतलब कोर्स सीखने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज किसी व्यक्ति को मिल सकती हैं? बहुत जरूरी क्वेश्चंस है इसमें, क्योंकि हर कोई ये चाहता है इससे हमारी आमदनी भी बढ़े। बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि 300 घंटे का ये कोर्स है। पूरा 300 घंटे ना लेते हुए एक दिन में 2 घंटे से शुरुआत करते हैं। 1 घंटा थियरी, 1 घंटा प्रैक्टिस। ऐसे घर बैठे महिलाएं भी, हाउस होल्डर भी, ऑफिस गोअर भी ऐसे इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। इसमें 5 से 6 महीने लगेंगे, मगर 300 घंटे होने का एक क्वालिटेटिव एडवांटेज ये है कि वह व्यक्ति विदेश में जाकर कर भी या विदेशी जन को भी योगा सिखा सकता है। एक दूसरा, इस सर्टिफिकेशन के साथ वह एक नॉर्मल स्कूल में भी ऐसा योगा टीचर ज्वाइन कर सकता है। केवी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स इन योगा नवोदया में, ये चूंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ कुछ साल, तो मुझे ये मालूम है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है। 5-6 महीने का अगर आप कोर्स करेंगे, 300 घंटे तक का आप कोर्स करेंगे जी, तो आप एक योगा टीचर भी बन सकते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना भाई, मैं बाहर विदेश में क्यों जाऊंगी, तो फिर घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए भी आपको एक सर्टिफिकेशन की जरूरत है। आज आपके पास क्यों सीखने आएगा? अगर मेरे आस्थमा ठीक करोगे क्या, इसके लिए सीखने आएगा, है ना? तो वो व्यक्ति देखेगा कि आप कितना एलिजिबल हैं, कितना क्वालिफाइड हैं, तो वो देख के ही, समझ के ही, परख के ही आपके पास आएगा। तो ये तय करता है कि आप एक आम इंसान को सिखा सकते हैं। इस प्रकार का आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो जाती है, स्ट्रॉन्ग। तो अभी हम जो कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम आपके इंस्टीट्यूशन से,
तो मैं यही जानना चाहूंगी क्योंकि कई और संस्थान में हैं जो अभी कोर्सेज चलाएंगे जी। और चला रहे हैं, जी ऐसे में आपका कोर्स कैसे डिफरेंट है अदर जगह से? जी, मास्टर डिग्री कोर्स के हिसाब से नहीं है। जी डिप्लोमा जो है वो 11-12 महीने के हिसाब से उस पे नहीं है, मगर सर्टिफिकेट कोर्स ये बहुत अथॉरिटेटिव है, जस्ट बिकॉज इसके एफिलिएशन व्यासा से है। 1 2 अपने मुंह मीठा नहीं करना चाहिए, मगर मैं पीएचडी होल्डर हूँ, मैं इसका पूरा पूरा कंट्रोल रखती हूँ। मेरे अंडर बहुत सारे फैकल्टीज हैं। गौरव जी जो है करीबन 25-26 साल से उनकी इस फील्ड में पूरी अनुभव है, उनके अंडर भी स्टूडेंट्स रहते हैं। तो बड़े ही ये हाइब्रिड कोर्स है, ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ करते हैं, तो बड़ा कड़ी नजर से स्टूडेंट्स तक तैयार होके पक्के तैयार होते हैं इसमें। तो एक ट्रेनिंग भी इंटेंसिव रहेगी। दूसरा, हमारे पास क्या है, स्टूडियो में विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार के डिजीज कैटेगरीज के बैकग्राउंड के साथ। तो जो लोग सीख के आते हैं उन पर क्या प्रैक्टिसेस अपनाना है ये सामने देखेंगे भी जी समझेंगे भी, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके ब्लड प्रेशर नापना सीखेंगे, है ना। ऐसे छोटे छोटे असेसमेंट्स, साइंटिफिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है इस कोर्स में, जिसमें हम सीखते हैं कि किन पार्ट्स ऑफ मसल्स पर ये आसन काम करता है, किन 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 रोगियों को ये आसन नहीं काम करेगा, ये नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन। ऐसे बारीक बारीक विषयों पर भी इसका पूरा वो है, सब्जेक्ट मैटर है जी। तो मास्टर डिग्री जैसा नहीं है, डिप्लोमा जैसा नहीं है, मगर सर्टिफिकेट ये डिप्लोमा के बराबर है, इतना मैं कह सकती हूँ। सो जैसे कि मैम ने हमारे साथ कोर्स की बेनिफिट्स शेयर की, साथ ही बताया कि आप कैसे इस कोर्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सो मैम एंड सर, ये तो बात हुई कोर्स की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, योगा आज के टाइम में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, चाहे किसी की भी लाइफ में हो, यंग एज का कोई हो या कोई मिडिल एज का हो, ओल्ड एज का हो, हर किसी की लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग गेम की तरफ रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह मैं जानना चाहूंगी, आज का यूथ जो है डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजों से घिर रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कई सारी चीजें लाइफ में चल रही हैं, एड ऑन हो गई हैं। ऐसे में योगा, कौन सा योगा मैं जानना चाहूंगी बेस्ट रहेगा कि वो अगर इस किसी फेज में है तो वापस आ पाए? योगा, कौन सा योगा ऐसे नहीं होता जी योग अपने आप में बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। योग कोई आसन, कोई क्रिया हाँ जी इस तरीके से नहीं है। योग एक मन को साधने की विद्या है, और किसी भी माध्यम से अगर आप मन को साध सकते हैं तो वो योग है। और मन के साधने से ही सब कुछ है, चाहे वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है। योग को खाली आसन तक सीमित ना रखते हुए, अब जैसे योगा इंस्ट्रक्टर की कोर्स की बात ललिता आपको बता रही थी कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है जो जीना सिखाता है, जो अपने आप में अपने आप को जानना सिखाता है। तो इस प्रकार के माध्यमों में हमें अपने आप को डालना है कि जरूरी नहीं है आप इस कोर्स को करने के बाद जैसे एक इंस्ट्रक्टर बने या योगा सिखाएं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अपनी लाइफ को समझने के लिए कई लोग ये कोर्स को करते हैं। योग को कई लोग एज ए प्रैक्टिशनर उसको काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे उनको कभी डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेसेस ना हो। वो लोग जब ज्यादा अधिक जानना चाहते हैं तो वो लोग इस कोर्स को इस प्रकार से करते हैं। तो खाली वहां तक सीमित ना रहकर और अपने ज्ञानवर्धन करना है, क्योंकि आप किसी एक क्लास में जाते हैं योगा करने तो वहाँ केवल एक फिजिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि प्रैक्टिस की और आ गए, मगर कई लोग उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसके पीछे क्या है, क्या थ्योरी है, वो जानना चाहते हैं। तो उसके लिए इस प्रकार के करिकुलम्स तैयार किए गए हैं कि वो ये कर सकते हैं। सर, इसके अलावा जैसे अभी हमने यूथ की बात की, अगर मैं बात करूं भागती दौड़ती जिंदगी में सभी के बाल सफेद होना एक कॉमन प्रॉब्लम है, जहाँ मतलब मुझे लगता है हमारी जैसी एज से लेकर छोटे छोटे बच्चे भी कई बार सफेद बालों में देखे जाते हैं। ऐसे में कोई योगा, कोई आसन जिससे सफेद बालों को रोका जा सके? अपने मन को शांत करें, रिलैक्स रहना सीखें, अच्छी नींद लें, अनावश्यक विचारों की पुनरावृत्ति को रोकें अपने मन से। और हाँ, अगर आप आसन की बात करें तो जैसे शीर्षासन है जी और हलासन वगैरह है, जिसमें इन्वर्जन है, सर्कुलेशन सिर की तरफ जाता है, वो उसके लिए बेनिफिशियल रहते हैं। मगर खाली वो अगर आप सोचे कि वो कर लें और हमारा ये देह पूरा हो जाए, तो ऐसा नहीं है। वो मन के स्तर पे जाना पड़ेगा, पहले वहां भी काम करना पड़ेगा और इस तरीके से आसन वगैरह भी करने पड़ेंगे, तब भी ये होता है जी। इसके साथ साथ शारीरिक रूप से भी अगर अपन इन बातों को थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूँ तो
शरीर के अंदर पित्त के प्रवृत्ति बढ़ने की वजह से बहुत जल्दी अर्ली ग्रेइंग वाली सिम्टम्स आ जाती है। तो अगर आप अपने गट हेल्थ को अच्छा रखें, एसिडिटी ना हो, फालतू के इन्फ्लेमेटरी फूड्स ना खाएं, और वही सेम बात, रात में ढंग से सोएंगे, सुबह ढंग से उठेंगे, व्यायाम, वॉकिंग आदि विषयों पर अगर अपन ध्यान दे देंगे तो ये पित्त की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम होगी, गट हेल्थ बेटर होगा। समय के अनुसार खाना भी बहुत जरूरी है। ये कौन सा ऋतु चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, उस हिसाब से अपने को खाना है जी। तो अगर अपन अभी भी पिज्जा, बर्गर, पास्ता इस प्रकार के गर्म प्रदान खाना खाएंगे तो पित्त तो बढ़ना ही है। जी। सो मैम, जैसे कि अभी हमने बात की सफेद बालों की, इससे ना अभी के टाइम में मुझे लगता है काफी सारे लोग हैं जो जूझ रहे हैं सफेद बालों से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एज एन फीमेल, आप समझती होंगी आफ्टर प्रेगनेंसी कई सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, जिसके बाद लोग फिर से शेप में आना चाहते हैं महिलाएं। ऐसे में अगर बेली फैट की बात की जाए तो अगर कोई योगा, कोई आसन जो आप फीमेल्स को बताना चाहें कि वो कम समय में फिर से शेप में आ पाए। ठीक है, ये तो बहुत ही चुटकी में मुझे बताओ, मुझे पूरा 1 घंटा नहीं देना है, मुझे आधा घंटा भी नहीं देना है, 3 आसन दो, 2 आसन दो सैरिडॉल को, सिर में दर्द खत्म हो जाना चाहिए। पोस्ट प्रेगनेंसी के बारे में सवाल है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आती हूँ। प्री प्रेगनेंसी के बारे में बताती हूँ। सबसे बड़ा परेशानी कंसेप्शन में हो रही है। इतने सारे महिलाएं, इतने सारे छोटे छोटे बच्चों को पीसीओडी, बहुत जल्दी प्री ओवेरियन फेलियर आदि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है। फीमेल रिलेटेड, गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, इनफर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। तो कंसेप्शन के लिए सबसे पहले आप योग को अपना जिंदगी का पार्ट बनाइए। योग माने व्यायाम नहीं, आप ये ध्यान रखिएगा। योग माने खाली व्यायाम, आसन, प्राणायाम नहीं, उसके साथ साथ बहुत कुछ है। वो आपके अंदर से आपके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली चीज है। तो उसको एक जबरदस्ती ब्रश कर रहे हैं ना, अपन जबरदस्ती कर रहे हैं, रोज एक क्रिया है ना, वैसे अपने को योग को एक अपना लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना चाहिए। इससे ये परेशानियां दूर होंगी। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी महिला अगर 3 महीने की कंसेप्शन खत्म हो गया, उनको रिकग्निशन मिल गया, 3 महीने के बाद शी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसेस। फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकंड ट्रिमेस्टर, थर्ड ट्रिमेस्टर, अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। ट्रेन्ड प्रोफेशनल के अंडर उनको प्रेगनेंसी के दौरान भी प्रैक्टिस करना चाहिए। पोस्ट प्रेगनेंसी में जाकर के मैं अपने बेली फैट को खत्म करूंगी, बेबी फैट को खत्म करूंगी, नहीं होगा। अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्टिव रहे हैं जी, तो आपको वेट रिडक्शन भी इजी होगा। नहीं, मेरा सेंसिटिव प्रेगनेंसी है, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है, मेरे तो बेड रेस्ट बोला गया है, तो उसके लिए भी प्रैक्टिसेस हैं। योग इतना कमाल की चीज है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, हाउ एवर सेंसिटिव इट इज, ट्रेन प्रोफेशनल के अंदर आपको योग का जो प्रैक्टिस है उसको अनुसंधान करना चाहिए, अपने लाइफ में उतारना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन कम्स पोस्ट प्रेगनेंसी, योर क्वेश्चन। पोस्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत मुश्किल है बेबी फैट को खत्म करना। मतलब साल भर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 13 to 14 किलो कम होगा। इतना है जी, है ना। कोई भी फैट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत एडमेंट होता है, और बेबी फैट जो है वो और भी ज्यादा सख्त और मतलब टिश्यूज के साथ रुकने वाला जैसा होता है। तो उसको मेल्ट करना इतना आसान बात नहीं। तो उसके लिए मन का काम करना चाहिए, भावनाओं का काम करना चाहिए, विजुअल इमेजरी चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, स्लीप चाहिए, खाने के प्रति रुख चाहिए, जो कि हो ही जाता है बच्चे के साथ। सारा कुछ का जो अनुशासन जिसे कहते हैं, उसको हम लाएंगे तो साल भर में 13 to 14 kilos she can reduce through yoga। मगर अगर वो चाहेंगे कि मैं शॉर्टकट मेथड से, डाइट के शॉर्टकट से, या जिमिंग जा करके, या प्रोटीन ड्रिंक पी करके, पता नहीं कितने लोगों ने अपने शरीर का सत्यानाश कर रखा है, सॉरी फॉर दैट, नो ऑफेंस, बट स्टिल इतना शॉर्टकट्स करने के वजह से जो वेट लॉस हुआ है वो बहुत जल्दी गेन करते हैं, बट विद योगा once 14 kilos are lost it is। एक बार जो उन्होंने वेट
वेट को गवाया, वेट रिडक्शन किया, वो वापस नहीं बाउंस बैक नहीं करेगा। ये है इसकी ताकत। और जैसे कि कल्पना हर बार कहती है, अगर आपको कई बार किसी चीजों में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इवन मेंटली या फिजिकली भी, तो हर चीज यही कहूंगी योगा से ही होगा, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है जो आप कहीं ना कहीं रुक जाते हैं जीवन में, ये आप मेंटली भी फिजिकली भी दोनों तरह से आगे बढ़ते हैं योगा के साथ साथ। और जैसा कि मैम ने कहा कि एक बार आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है पीछे मुड़ने का कोई आपके पास कारण नहीं होता है। सो मैम, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक और स्पिरिचुअलिटी की, क्योंकि योगा से हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, और फिर उस चीज के साथ जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपका मन अपने आप शांत होता जाता है। ऐसे में मैं जानना चाहूंगी, भागती दौड़ती जिंदगी में स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी होना कितना जरूरी है? पहले तो इस शब्द का अर्थ ही अपने आप में बहुत बड़ा है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ हम निकालते हैं पूजा पाठ करने से जी। और आपने देखा होगा मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, मगर ध्यान का रहता है, ध्यान पूरा बाहर अपनी चौकियों पे ही रहता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है, अपने आप को देखने की आवश्यकता है और अपने मनस के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। तो योग माने जोड़ना, 1:1 का योग होता है 2, मतलब वो जुड़ के 2 बना। तो इसका नाम एक्सरसाइज की फॉर्म में, जैसे एरोबिक्स नाम है या फिर जिमिंग है या कुछ है, इसका नाम योग क्यों है? इसका नाम योग इसलिए है, ये एक्सरसाइज इसको इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये जोड़ता है आपको आपके मन से, आपके मन को आपके भावनात्मक मन से, आपके अवचेतन मन से। ये स्टेप बाय स्टेप आपको जोड़ता हुआ चला जाता है। शरीर के स्तर पे दिखेगा कि आप कर रहे हैं, मगर आप कहीं ना कहीं अपने मन के स्तर पर इसको ले जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब, आध्यात्मिकता मतलब एक से तात्पर्य है अपने सेल्फ का विकास करना। अपने सेल्फ का विकास करने से मतलब मैं झूठ ना बोलूं, मैं सत्य का वाचन करूं, मैं शांत रहूं, मैं मेरे द्वारा किसी को जीव को कष्ट ना पहुंचे, मैं संपूर्ण ये जो व्यवस्था है उसकी प्रकृति है उसमें कुछ अपना योगदान दूं। ये सही मायने में एक स्पिरिचुअलिटी है। जब इस तरीके की अवेयरनेस हम डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, हालांकि ये बात सबको पता है, आपको भी पता है, जो सुन रहे हैं लिसनर्स, उनके घर में भी ये बात कहीं ना कहीं सिखाई जाती है। हम भारत में पैदा हुए हैं, भारतीय संस्कृति की ये बहुत बड़ी देन है, तो कहीं ना कहीं हम सबको ये चीजें पता है। तो अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते इम्प्लीमेंटेशन? क्योंकि हमारे मन पे नियंत्रण नहीं है। हम सारे टाइम बाहर भाग रहे हैं, सारे टाइम हमारी दृष्टि बाहर की ओर है, हम अंदर की ओर तो देख ही नहीं रहे हैं। इसलिए हम कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से दूर होते चले जाते हैं और कर्म कांड के चंगुल में फंसते चले जाते हैं। तो आध्यात्मिकता केवल एक फॉर्मेलिटी की अगरबत्ती लगानी है। मेरे कई मित्र हैं, मेरे कई हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, बस इधर पिक्चर का गाना चल रहा है या टीवी चल रहा है और इधर बात करते आ रहे हैं और तुलसी पे दिया लगा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं और अपने धंधे की बात कर रहे हैं, कुछ और बात कर रहे हैं। तो ये कहीं भी ना कहीं से जुड़ना नहीं है, ये कहीं ना कहीं से एक केवल अपने मन को बहला रहे हैं कि हमने भगवान के आगे दिया जला दिया। नहीं, कोई शक्ति आपके अंदर, आपको अपने से जोड़ना है। तो योग टर्मिनोलॉजी ही अपने आप में पूरी तरह से एक स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करने का एक टेक्निक है, अपने अंदर आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करना और उसका अमल करना, उसके लिए ही आप योग करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कोई डायबिटिक है और उसको डॉक्टर ने मना किया है कि ये मीठा नहीं खाना है तुमको, वो बहुत बड़ी हुई है डायबिटीज, मगर कहीं ना कहीं मन इतना कमजोर होता है कि वो देखकर उसे पता है इसके बाद उसकी हालत खराब होगी, वो बीमार पड़ जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि सिगरेट के पैकेट पे कितने बड़ा बड़ा भी कैंसर का निशान होता है, उसके बावजूद भी आदमी जाके उसको लेता है। ये एक तरह से अपने अंदर के नियंत्रण को खोने की निशानी है ना। तो अपने आप को अपने से जोड़ना और अपने आप को इस तरीके से विकसित करना कि जो हमने सीखा है, जहाँ हम अध्यात्म की बात करें तो हम उस पर अमल कर सके, हम उसे अपने दैनिक जीवन में उतार पाए। तो इसमें योग निश्चित ही बहुत बहुत सहायता करता है। हमारा विन्यास योगा स्टूडियो है, हमारे स्टूडियो में कई तरीके के लोग आते हैं। तो एक बैंक के कैशियर आते थे तो 4-5 महीने बाद वो मेरे से बोलते हैं, मिस्टर कॉल थे, वो मेरे से बोलते हैं कि सर पहले बहुत झंझनाहट होती थी
क्योंकि आदमी अब यहाँ कंप्यूटर बंद हो गया या हैंग हो गया, वो हमारे ऊपर चढ़ते थे, हमको गालियां देते थे, हमें परेशान करते थे, मगर अब बस हम मुस्कुरा देते हैं तो वो भी मुस्कुरा देता है। तो मतलब ये इस तरीके से नहीं कि खाली मेरे ऊपर काम कर रहा है, दूसरों पे भी काम कर रहा है। जब मैं ऐसे प्रसन्नता से उसको देखता हूँ तो वो भी प्रसन्नता से ही मेरे को जवाब देता है अपनी फोटो पे। तो ये हमारी सराउंडिंग्स को बदलता है। अगर पूरा घर का एक व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति या कोई भी अगर योग करता है तो उसका बेनिफिट और भी घर के लोगों को मिलता है ना। तो यहाँ भी हम देखें तो योग हो रहा है सबका आपस में, सब आपस में जुड़ रहे हैं। अब हमारे सबके अंदर एक आभा मंडल होता है, एक ऑरा होता है, हमारी इस शरीर के अलावा भी हमारी एक पर्सनालिटी होती है। कई बार हम किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास जाते ही हमारा मन शांत हो जाता है। कई बार एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दूर से भी हमको देख ले या दूर से हमको दिख जाए, हमारा मन विचलित हो जाता है, हम नेगेटिविटी पकड़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं से हम सभी ट्रांसफॉर्मर और रिसीवर दोनों ही है ना। तो हमारे अंदर से जैसे आपके रेडियो के माध्यम से वेव्स इस पूरे ग्वालियर शहर में और रेडियो वो सब पकड़ रहे हैं, वैसे हम पकड़ते भी हैं और हम छोड़ते भी हैं। तो हम अपने आप को इस तरीके से विकसित कर सकते हैं कि हम एक ऐसा पर्सनालिटी बन जाए जिसके अंदर से ऐसी वेव्स और उसका निर्माण हो कि जहां भी जाए वो वातावरण शांत और डिसिप्लिनरी हो जाए, अनुशासित हो जाए, दिख जाए। तो ये हम योग के द्वारा संभव है, हम इस प्रकार की पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। हमारे पीछे और आज भी इस योग में कई लोग ऐसे हैं, योग के माध्यम से आपने कई साधु सन्यासी जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए दिया है, उनके सानिध्य में जाते ही आप एकदम शांत और रिलैक्स और हो जाते हैं। एक्चुअली में वो है सही मायने में आध्यात्मिकता, वो है ट्रांसफॉर्मेशन जो योग से हमारे अंदर आता है। तो सर जैसे कि अभी हमने इतनी सारी बातें आपसे की, एक और सवाल मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगी। श्लोक होता है मंत्र, ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी एक दूसरे से अलग कैसे हैं? श्लोक कोई भी संस्कृत में संस्कृत के पांडित्य हो जो लिख सकता है, और वह अगर दिव्य हो, जैसे अनुशासन के लिए, दैनिक जीवन में काम आने वाले, मनुष्य के जीवन में काम आने वाले, या जैसे चरक संहिता आयुर्वेद है जी, वो कोई दिव्य चीज नहीं है, मगर आपके दैनिक जीवन में आपके स्वास्थ्य के लिए काम आने वाले श्लोक, तो वो भी श्लोक बन गया जी, है ना। तो जिसका कारण दिव्य है वो श्लोक है। बेसिकली श्लोक अगर आप लिटरल मीनिंग ले लें तो किसी का प्रेज बोलते हैं, उसका श्लोक कर देना यानी उसका प्रेज कर देना। तो देवता को प्रसन्न करने के लिए या दिव्य प्रेज करने के लिए लिखने वाले जो वर्सेस हैं उसे श्लोक कहते हैं। रामायण को श्लोक कहेंगे, महाभारत को श्लोक करेंगे, इसीलिए गीता भी श्लोक है जी। मगर जब हम वेद की बात करते हैं, वेद जो है अपौरुषेय है। अपौरुषेय माने किसी भी व्यक्ति से लिखी हुई नहीं है, इसीलिए हर कोई किसी से पूछता है ये क्या वेद में लिखा है क्यों इतना एक्नॉलेज्ड वेद इसीलिए है क्योंकि वो किसी का लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर जो वैदिक वर्सेस है, जो मंत्र है, वो अपने पास कैसे आया? किसी बुक में हमने देखा था, ऋग्वेद करके संहिता मैंने देखा था, उपनिषद देखा था मैंने, तैत्तिरीय उपनिषद देखा, तो उसमें तो मंत्र लिखा हुआ है। प्रिंट शब्द में तब आया जब मौखिक कार्यक्रम खत्म हो गया था, है ना, मुंह से मुंह उन्होंने ओरल ट्रेडिशन रखा। सबसे पहले इसका आविष्कार, हर मंत्र का आविष्कार किसने किया? ऋषियों ने किया। अभी आपने बोला अध्यात्म की उन्नति के बारे में, जब अध्यात्म में उन्नति हम प्राप्त कर लेते हैं, हम इतने ऊंचे स्तर पे पहुंच जाते हैं, ऋषि तुल्य बन जाते हैं, हम उस कॉस्मिक स्पेस में ऑलरेडी विद्यमान ऋचाओं को देख सकते हैं। इसीलिए उन लोगों को मंत्र दृष्टा बोला गया, मंत्रों को देखने वाला। वहां से देखा और उनको लगा नहीं, ये नॉर्मल लेमैन के रेसिटेशन में आना चाहिए, तो वो ऋषि मुनियों ने इसको लिखना नहीं है, क्योंकि ये इसीलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी ऋचाएं दिव्यता है, ऑलरेडी है, इसमें एग्जिस्टिंग है, तो उसको लिख करके उसकी प्रावधानता खत्म नहीं करना है, उसकी इम्पोर्टेंस खत्म नहीं करना है। इसलिए उन्होंने मौखिक ट्रेडिशन स्टार्ट किया, एक से दूसरे से 5 लोगों से 5 से 5,000 ऐसे वैदिक गुरुकुल
तो अपौरुषेय जितने भी है, वेद के संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, 4 भाग है वेद का। 4 वेद के बारे में आपको मालूम है कि जो सामयिक कर्मण, इन चारों वेदों का 4 भाग भी है। तो सारे इन 16 भागों में लिख के दिख रहे वर्सेस को मंत्र बोलेंगे, बाकी इसके अलावा जितने भी है उसको श्लोक कहेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम, आज आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। अब जाते जाते आप लोग ग्वालियर से क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर से बस हमारी यही विनती है कि अभी वैसे देखा जाए तो कोविड के बाद से काफी जागरूकता आई है। ये एक हमारी प्राचीन विद्या है और कहीं ना कहीं हम कोई भी व्यक्ति हो, खासतौर से भारतीय, वो इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ समय निकाल कर, क्योंकि हम कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, और एक समय ऐसा आता है कि बहुत सारा समय रहता है मगर हम नहीं है जी। तो वो स्थिति में भी हम अपने आप को संभाल कर रख सके, तो उसके लिए जरूरी है अपने मन को साधना, अपने मन को शांत रखना, अपने मन के विकास के लिए कुछ करना। हम धन दौलत सबके पीछे भाग रहे हैं और बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, बहुत सारी कारें आज हमारे पास है, नए नए वस्त्र हम पहनते हैं, ब्रांडेड से ब्रांडेड वस्त्र हम पहनते हैं। तो अगर हम अभी भी अपने मन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, मन की तरफ ध्यान दे रहे तो उसको एंटरटेन कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मन को शांत करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, कोई ऐसी विद्या को आप अपनाएं जो आपको पसंद हो। आपको आसन करना पसंद है, फिजिकल करना पसंद है, ठीक है आप आसन करें। आपको प्राणायाम करना पसंद है, प्राणायाम करें। आपको पूजा करना पसंद है, भक्ति करना पसंद है, ठीक है आप भक्ति करें, पूजा करें, मगर कोई ना कोई ऐसा काम ऐसा करें जिससे आप अपने मन को साध सकें जी। और मन के साधे ही सब कुछ है, मन से ही सब कुछ है। जी। तो अपने आप को प्रसन्न, शांत और आनंद में रखने के लिए योग का कुछ ना कुछ छोटा सा अभ्यास जरूर करें। और करें योग, रही निरोग और भागती दौड़ती जिंदगी में अगर आप योगा को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं तो देखिएगा जो मैजिकली चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे ना, मुझे लगता है आप फिर हर किसी को यही कहेंगे कि एक बार कीजिए और वाकई में करके देखिए, अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच मैम, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। थैंक यू सो मच।